नमस्कार साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान को लेकर एक बार फिर से ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्वतंत्र भारत की राजनीति यानी आज़ादी के बाद की भारत की राजनीति को हम शुरू किए थे और उसमें हमने पहला चैप्टर देखा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आज़ादी के समय भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियों की हमने बात की थी। और वो 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी उसमें हमने देखा था। पहली चुनौती हमने देखी थी एकता और अखंडता की चुनौती, यानी एकता और अखंडता की चुनौती। एकता अखंडता से मतलब था कि भारत पहले ही 2 भागों में विभाजित हो चुका था और उन 2 भागों में विभाजन के बाद भारत किस प्रकार अपने देश को फिर से एकता के सूत्र में बांधे और उसको किस प्रकार अखंड बनाए रखे। तो ये हमारी पहली चुनौती थी, इस पे हमने बात की थी। दूसरी चुनौती की बात हमने की थी और दूसरी चुनौती थी हमारी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, यानी लोकतंत्र स्थापना की चुनौती। लोकतंत्र स्थापना से मतलब था कि भारत ने एक ऐसी शासन व्यवस्था को अपने संविधान द्वारा अंगीकार किया था कि हम एक डेमोक्रेसी के रूप में रहेंगे, यानी जनता की सरकार रहेगी। लेकिन जनता की सरकार बनने भी काफ़ी विफलताएं, काफ़ी समस्याएं, काफ़ी दिक्कतें हमारे सामने थी। इसलिए इस लोकतंत्र स्थापना की भी भारत के सामने एक प्रमुख चुनौती थी। और तीसरी चुनौती की बात की थी हमने, वो तीसरी चुनौती थी विकास की चुनौती, यानी किस प्रकार भारत का विकास किया जाए, विकास की चुनौती। तो ये 3 चुनौतियां हमारे सामने प्रमुख रूप से थी, एकता अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र स्थापना की चुनौती और विकास की चुनौती। उसके बाद हमने बात की थी कि हम पहले 3 चैप्टरों में, यानी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, इन 3 चैप्टरों में इन 3 चुनौतियों पर बात करेंगे। पहले चैप्टर में हम एकता अखंडता की बात करेंगे, दूसरे चैप्टर में हम लोकतंत्र स्थापना की बात करेंगे और तीसरे चैप्टर में हम विकास की बात करेंगे। तो आइए, हम पहले चैप्टर में हमने शुरू किया था और उस चैप्टर का नाम था हमारे सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और उस राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं एकता और अखंडता की चुनौती पर। और इस एकता अखंडता की चुनौती में भी मुख्य रूप से हमारे सामने 3 चुनौतियां थी। क्या क्या थी वो 3 चुनौतियां एकता अखंडता के रूप में? देखिए, एकता अखंडता का मतलब होता है कि भारत को किस प्रकार हम एकता के सूत्र में बांधे रखें और भारत को हम किस प्रकार विभिन्न भागों में विभाजित न होने दें, जिस प्रकार से पहले ही अंग्रेजों के जाते जाते भारत 2 भागों में विभाजित हो गया था। देखिए, पहली समस्या जो हमारे सामने थी इस एकता अखंडता के रूप में, वो विभाजन की समस्या ही थी। विभाजन की समस्या क्या थी वो विभाजन की समस्या, अभी हम आगे बात करेंगे। विभाजन की समस्या पहली समस्या थी। दूसरी इस एकता अखंडता में ही थी, वो समस्या थी हमारे सामने देसी रजवाड़ों की, यानी रजवाड़ों का विलय। किस प्रकार देसी रजवाड़ों का विलय भारत में होगा, देसी रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से भारत में होगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका को हम इसमें देखेंगे। और इस एकता अखंडता में ही तीसरी जो समस्या थी हमारे सामने, वो थी आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन। यानी जैसे हम आज देख रहे हैं कि भारत में 28 राज्य हो गए हैं, किस प्रकार से ये राज्य बने और इनको पुनर्गठित करने में क्या क्या समस्याएं आई, उसको हम इसमें देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे विभाजन की समस्या। प्यारे छात्रों, मैंने कल भी बताया था कि भारत
1947 में 15 अगस्त को आज़ाद देश बना। आज़ादी से पहले ही दिसंबर 1946 से हमारे देश का संविधान बनना शुरू हो गया था। हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आज़ाद हुआ। और अंग्रेज़ों ने जो लंबे समय तक भारत पर राज किया, उस अंग्रेज़ों के राज में भारत के ऊपर उन्होंने शासन करने के लिए एक ही नीति रखी थी, डिवाइड एंड रूल की, यानी फूट डालो और राज करो। ये फूट डालो और राज करो की नीति जाते जाते अंग्रेज़ों ने भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। मैंने कल भी बात की थी कि भारत का जो विभाजन किया गया वो माउंटबेटन योजना के आधार पर विभाजन किया गया, और उस विभाजन के लिए द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। कौन सा सिद्धांत? द्विराष्ट्र का सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत यह बताया गया कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना इस सिद्धांत के प्रमुख हिमायती थे, जबकि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस इस सिद्धांत का विरोध कर रही थी। कांग्रेस के साथ साथ ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस के नेता ही इसका विरोध कर रहे थे, इसके साथ साथ कई मुस्लिम कांग्रेसी नेता भी इस सिद्धांत का विरोध कर रहे थे, जिनमें अबुल कलाम आज़ाद, जिनमें सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनमें खजीकुल्लाजाम, और उसके साथ साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता भी इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध कर रहे थे। इस सिद्धांत के तहत अंत में यह हुआ कि भारत का विभाजन ही हो गया, और भारत का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। माउंटबेटन योजना, ये माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने, और उस समय आज़ादी के समय ये गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने अपनी एक योजना प्रस्तुत की, और उस योजना के तहत भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया। भारत को कैसे विभाजित किया? धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर। और ये कहा गया कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वो पाकिस्तान बनेगा और शेष भारत रहेगा। जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वो पाकिस्तान बनेगा और शेष भारत रहेगा। और भारत में उस समय जो कुछ देसी रजवाड़े भी थे, यानी जो देसी भारत जिसको कहा जाता था, जिनके राजा भारतीय राजा थे और सुप्रीम अंग्रेज हुआ करते थे, उन देसी रजवाड़ों को भी ये छूट दी गई कि तुम भारत में या पाकिस्तान में कहीं भी शामिल हो सकते हैं। और इस माउंटबेटन की विभाजन की प्रक्रिया, जो विभाजन की प्रक्रिया थी, इस विभाजन के रूप में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बना दिए गए। छात्रों, देखने में तो ये बहुत आसान लगता है कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक का मतलब ज़्यादा हैं, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं उसको पाकिस्तान बना दो, बाकी शेष भारत को बना दो। दिखने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी पेचीदी प्रक्रिया थी और कई समस्याएं इस विभाजन की प्रक्रिया में थी। इस विभाजन की प्रक्रिया में कई समस्याएं थी। क्या क्या थी वो समस्याएं, आए देखते हैं। कई समस्याएं थी। सबसे पहले तो हम पहली समस्या, विभाजन की प्रक्रिया में पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या थी इस विभाजन की प्रक्रिया में पहली समस्या थी कि भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था कि एक क्षेत्र में मुस्लिम ज़्यादा हो और एक क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा हो। और जब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है तो कहाँ पर पाकिस्तान बनेगा, कहाँ पर बनेगा? मैप के माध्यम से हम देखते हैं, जो भारत का वर्तमान मैप है इसके माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं।
ये भारत का वर्तमान मैप है, वर्तमान नक्शा है। और इसके माध्यम से जो माउंट बेटन योजना थी, जिसके आधार पर भारत का 2 भागों में विभाजित किया गया और कहा गया कि जहां पर मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान बनेगा और शेष भारत रहेगा। और उस योजना के तहत देखा गया तो पाकिस्तान यानी मुस्लिम बहुसंख्यक 2 स्थानों पर थे। एक थे ये पश्चिमी क्षेत्र में और एक थे ये पूर्वी क्षेत्र में, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो कहानी है वो बाद में देखेंगे। इस प्रकार पाकिस्तान 2 क्षेत्रों पर बन गया, एक यहाँ पर इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया और एक यहाँ पर इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। अब 2 क्षेत्रों पर एक देश जब बन गया तो समस्या तो थी, लेकिन योजना ऐसी ही थी, माउंट बेटन योजना ऐसी ही थी कि 2 भागों पर पाकिस्तान बन गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पहली समस्या तो यही थी, आगे ये देश चलेगा कैसे? और इतिहास गवाह है कि वो नहीं चला। 1971 में फिर हमको बांग्लादेश देखना पड़ा, जो हम आगे के चैप्टरों में देखेंगे, आगे के पाठ में देखेंगे। पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या थी पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत यानी ये पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत था। इस पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की समस्या क्या थी? यहाँ पर एक निर्विवाद नेता थे, एक बहुत फेमस जन नेता थे, जिनका नाम सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं, और नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, और इनको कहते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी ये एक गांधीवादी नेता थे, अहिंसा के बड़े समर्थक थे, और तभी इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, यानी सीमा के जो अंत में है वहाँ के ये गांधी थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इस सीमांत गांधी की समस्या क्या थी? ये खान अब्दुल गफ्फार खां इस पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के एक निर्विवाद नेता थे। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे, विरोध करते थे, और ये चाहते थे कि जो इनका सीमांत प्रांत है, जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है, वो भारत में मिले। लेकिन इनकी इच्छा के विपरीत उस पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत को पाकिस्तान में मिला दिया गया। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही खान अब्दुल गफ्फार खां थे जिनके आंदोलन के ऊपर 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनकी सेना पर ही, इनकी लाल कुर्ती सेना पर ही अटैक करने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने सैनिकों को मना कर दिया था। तो ये वही सीमांत गांधी है। दूसरी समस्या इन सीमांत गांधी की थी। इससे बड़ी तीसरी समस्या थी, इस विभाजन में तीसरी समस्या थी। वो तीसरी समस्या क्या थी उसको देखते हैं। ये तीसरी समस्या इतनी जटिल थी कि जिसका परिणाम सामूहिक कत्लेआम में मच गया। क्या थी वो तीसरी योजना? देखिए, तीसरी योजना मैंने पहले ही बताया कि माउंट बेटन योजना में यह कहा गया था कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान बनेगा और बाकी शेष भारत रहेगा। अब 2 क्षेत्र तो चुने गए, लेकिन 2 राज्य ऐसे थे जिनमें थे तो मुस्लिम ज़्यादा, लेकिन कई क्षेत्रों में गैर मुस्लिम ज़्यादा थे। अब वो दोनों प्रांत कौन थे? एक प्रांत था पंजाब और दूसरा प्रांत था बंगाल। ये 2 ऐसे प्रांत थे जिनमें यह तय कर पाना मुश्किल था, कठिन था कि यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है या गैर मुस्लिम ज़्यादा है। बंगाल और पंजाब के लिए 14 अगस्त 1947 तक, यानी 14 अगस्त 1947 तक ये तय नहीं हुआ कि ये प्रांत, ये क्षेत्र पाकिस्तान में होंगे या हिंदुस्तान में होंगे। और इनके लिए एक सर रेडक्लिफ को तय
तय किया गया कि ये तय करेंगे कि इन क्षेत्रों को का जो विभाजन होना है वो किस प्रकार से होगा। और रेड क्लिफ में यह तय किया गया कि इनको पूरा प्रांत नहीं देखा जाएगा, निम्न प्रशासनिक हलके देखे जाएंगे, यानी एक प्रकार से जिलों को देखा जाएगा, उसके आधार पर बांटा जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी के दिन तक यहाँ के लोगों को ये पता नहीं था कि हम किस देश में हैं। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारा देश कौन सा है। इस समस्या के बाद जो 1946 से सांप्रदायिक हिंसा जो चल रही थी दोनों क्षेत्रों में, वो सांप्रदायिक हिंसा अचानक तेजी के साथ बढ़ गई। और चौथी जो समस्या थी, चौथी समस्या और बड़ी थी। वो चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की क्या समस्या थी। इस क्षेत्र में ऐसा नहीं था कि केवल और केवल मुस्लिम ही थे, या इस क्षेत्र में या भारत में भी केवल ऐसा नहीं था कि केवल भारत में गैर मुस्लिम ही थे, कई धर्मों के लोग थे। अब यहाँ भी हिंदू और गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए, यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। अब ये अल्पसंख्यक ये सोच कर परेशान हो गए कि हमारा देश कौन सा है। यहाँ से भी तमाम प्रकार की धार्मिक प्रताड़ना शुरू हो गई और ये लोग यहाँ से अल्पसंख्यक भागने लग गए। यहाँ के मुस्लिम हिंदुस्तान की तरफ भागने लग गए, यहाँ के मुस्लिम भी हिंदुस्तान की तरफ, यहाँ के भी गैर मुस्लिम हिंदुस्तान की तरफ भागने लग गए और हिंदुस्तान के मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ भागने लग गए। जवाबी कार्रवाई होने लग गई, एक सिविल वॉर की स्थिति आने लग गई। यानी अब परिणाम क्या हुआ इसका, इस विभाजन का परिणाम क्या हुआ। देखिए 1946 में जैसे ही संविधान बनना शुरू हुआ था, उसी समय द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रबल हो गया था और लग गया था कि अब देश का विभाजन नहीं रुकने वाला है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं रुकने वाला था। दोनों क्षेत्रों से, यहाँ से गैर जो मुस्लिम थे, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं थे, उनको मारना पीटना और प्रताड़ना शुरू हो गई। ये लोग यहाँ से भागने लग गए हिंदुस्तान की तरफ। जब मुस्लिम लीग उनका साथ दे रहा था। जवाबी कार्रवाई में यहाँ से भी मुस्लिम लोगों को यहाँ से भी मार पीट कर भगा दिया गया। कई मुस्लिमों को मारना पीटना प्रताड़ना देना शुरू हुआ। यहाँ से भी ऐसी स्थिति आई पाकिस्तान के लिए। जिस प्रकार से आजकल कोरोना के संकट में तमाम देश के प्रवासी अपने अपने क्षेत्रों को कुछ पैदल ही चल रहे हैं, उस समय इतनी बड़ी भीड़ लाखों की संख्या में एक दूसरे क्षेत्र में जा रही थी। धार्मिक प्रताड़ना इतनी बढ़ गई थी कि हिंसा पर उतारू आ गई। जनता हिंसा पर उतारू आ गई। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक आग में जलने लग गए थे। स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि लोग अपने बच्चों को गड्ढों में तक फेंक कर भागने लग गए जान बचाने के लिए। अपनी स्त्रियों को, बहू बेटियों को खुद ही मारने लग गए ताकि हमारे जो कुल पर कलंक न लगे। बड़ी संख्या में धार्मिक प्रताड़ना झेली गई। बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, सामूहिक हत्याकांड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया और इस प्रकार लगभग 80 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर एक दूसरे देश की तरफ भागने लग गए। लगभग 80 लाख लोग। और इस घटना में लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए। लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए। इस स्थिति में देश का विभाजन हुआ था। ऐसी स्थिति में देश का विभाजन हुआ था। अब समस्या ये थी कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार देश को सुधारें, किस प्रकार देश को बनाएं। जब ऐसी घटना देश में होने जा रही थी, अमृतसर से जो लाहौर अमृतसर से जो भारत में आने वाली रेलगाड़ियां थी, वो खून से लथपथ गाड़ियां आती थी। कहा गया कई किताबों में कि किसी गाड़ी में हाथ का ही एक हिस्सा आ रहा है, कहीं गर्दन ही आ रही है और ट्रेन तमाम लद लद के आ रही हैं और लोगों की लाशें आ रही हैं। यहाँ से भी वही स्थिति थी, यहाँ से भी वही स्थिति थी। ये था एक विभाजन की त्रासदी, ये थी विभाजन की बड़ी त्रासदी।
हम कई पिक्चरों में इस विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है, उसी प्रकार से हमको एक पिक्चर देखनी चाहिए। एक गदर पिक्चर है, उस पिक्चर में इस विभाजन की त्रासदी को पंजाब के क्षेत्र को दिखाया गया है। और विभाजन की इस त्रासदी में हमने अपने देश की आज़ादी को देखा। देश की आज़ादी जो महात्मा गांधी के दिशा निर्देशन में हम चल रहे थे, और जिन महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी माना जाता है, वो महात्मा गांधी इस घटना को देखकर द्रवित हो उठे और एक अनशन के रूप में उन्होंने अपने आप को तमाम राजनीतिक विरासत से अपने आप को एक किनारा कर दिया। 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन महात्मा गांधी, जब दिल्ली में हमने कल बात की थी कि संविधान सभा के विशेष सत्र में जवाहरलाल नेहरू का ट्विस्ट विद डेस्टिनी भाषण हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली में मौजूद नहीं थे। महात्मा गांधी उस समय पश्चिम बंगाल में इन दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। यानी बेताल घाट, नोआखाली जैसी जगहों पर महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल में इन तमाम प्रकार के सांप्रदायिक दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। महात्मा गांधी द्रवित हो उठे थे। महात्मा गांधी जी काफ़ी परेशान थे कि जिन्होंने अहिंसा का एक पाठ पढ़ाया था, उसी अहिंसा के पाठ ने आज भारत की आज़ादी के दिन इतनी बड़ी त्रासदी हमको झेलनी पड़ रही थी। इस त्रासदी को देखते हुए महात्मा गांधी जी इतने परेशान थे। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के दिन कोई जश्न नहीं मनाया। कई पत्रकारों ने महात्मा गांधी जी का उस दिन एक संदेश लेना चाहा, एक विचार लेना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी जी का एक ही वचन था कि मैं आज विचारों से खाली हूँ, मैं कोई संदेश नहीं दे सकता हूँ। और महात्मा गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को कोई जश्न नहीं मनाया। जब महात्मा गांधी जी पश्चिम बंगाल में थे, तो पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी जी आज़ादी के दिन के बाद भी उन दंगों को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, और काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिल गई थी। मैंने पहले ही बताया, यानी पंजाब और बंगाल ये दो क्षेत्र ऐसे थे जो सांप्रदायिक हिंसा में जल रहे थे। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने काफ़ी कुछ नियंत्रण पा लिया था। और माउंटबेटन ने यहाँ तक महात्मा गांधी जी को कहा कि हजारों की सेना जिस काम को नहीं कर पाई, वहीं बंगाल में एक व्यक्ति ने ये नियंत्रण पा लिया है। और महात्मा गांधी जी को इस प्रकार 1 मैन बाउंड्री फोर्स तक की संज्ञा दी गई। उसके बाद महात्मा गांधी जी दिल्ली आए, और दिल्ली में आकर जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में भी सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही थी, तो वो वहाँ पर अनशन पर बैठ गए। और महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमको एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना है, और इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम अपने मुस्लिम भाइयों का भी विरोध नहीं कर सकते। इसके अलावा महात्मा गांधी जी यहाँ पंजाब में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन दिल्ली में ही सांप्रदायिक हिंसा थी। तो महात्मा गांधी जी को लगा कि मैं अनशन करके इस हिंसा को रोकने का प्रयास करता हूँ। तो महात्मा गांधी जी एक हिंसा को रोकने के लिए, मुस्लिमों को प्रताड़ित न करने के लिए, क्योंकि कई अति हिंदूवादी संगठन भी इस मुस्लिम विरोधी मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे, तो महात्मा गांधी जी उनका भी विरोध करने के लिए एक अनशन के रूप में बैठ गए। इसके अलावा जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारत के सहयोग के लिए एक जो 55 करोड़ की धनराशि दी गई थी, उसमें यह तय किया गया था उस धनराशि का एक निश्चित हिस्सा पाकिस्तान को भी दिया जाएगा। लेकिन 1948 में ही कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो भारतीय सरकार सोचती थी अब इस धनराशि से कोई भी हिस्सा पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी उसके खिलाफ भी अनशन पर बैठ गए, और महात्मा गांधी को लगता था कि भारत ने जो वचनबद्धता रखी है उस वचनबद्धता को निभाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस अनशन के बाद महात्मा गांधी जी मुस्लिमों के विरोध, मुस्लिम जो पक्ष थे वो तो महात्मा गांधी जी को पहले से विरोध करते थे। जिन्ना जैसे नेता
लियाकत अली जैसे नेता और इकबाल जैसे नेता पहले ही महात्मा गांधी जी को हिंदुओं का नेता मानते थे। अब अतिवादी हिंदू भी महात्मा गांधी पर आरोप लगाने लग गए कि ये मुस्लिमों के पक्षकार हैं। अब महात्मा गांधी जी जब अनशन पर बैठे तो अतिवादी हिंदू महात्मा गांधी जी के विरोध में आ गए और महात्मा गांधी जी के विरोध में आ गए तो महात्मा गांधी जी जब अनशन पर बैठे, अनशन से उठे, महात्मा गांधी जी के साथ एक ऐसी स्थिति थी कि अंत में कोई उनको पूछने वाला नहीं था। स्थिति यहाँ तक आई कि 30 जनवरी 1948 1948 एक अतिवादी हिंदू नाथूराम गोडसे नामक एक अतिवादी हिंदू ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी जब प्रार्थना सभा से वापस आ रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर 3 गोलियां दागी और महात्मा गांधी जी हे राम करते हुए वहीं पर सो गए, सदा के लिए सो गए। और जो ये सांप्रदायिक हिंसा जो भारत पाकिस्तान में चल रही थी, मानो ये सांप्रदायिक हिंसा महात्मा गांधी जी की मौत का इंतजार कर रही थी। महात्मा गांधी जी की मौत की खबर सुनते ही भारत पाकिस्तान में जो भी सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी वो अचानक थम सी गई और ऐसा लगा ये हिंसा महात्मा गांधी जी की मृत्यु का इंतजार कर रही है। ये हिंसा थम गई और जो एकता अखंडता में जो हमारी पहली समस्या थी वो समस्या हमने यहीं पर महात्मा गांधी जी की मौत के साथ ही इस समस्या का अंत हो गया। महात्मा गांधी जी की मौत के बाद विनायक नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई। सजा से पहले गोडसे ने अपने भाषणों में कहा कि महात्मा गांधी जी के सिद्धांत मुसलमानों की तरफ झुक गए थे, इसलिए मैंने महात्मा गांधी जी को मारा है। और महात्मा गांधी जी की मौत पर मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के प्रमुख नेता थे, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, उनका बयान था कि एक हिंदुओं के नेता चले गए, जबकि महात्मा गांधी न हिंदुओं के नेता थे न मुसलमानों के पक्षकार थे। महात्मा गांधी जी पक्ष रखते थे तो केवल और केवल अहिंसा और मानवता के पक्षकार थे। इसलिए हम महात्मा गांधी जी को बापू के नाम पर हमेशा याद करते हैं और करते रहेंगे। तो ये थी एकता अखंडता में पहली समस्या। अगले वीडियो में हम बात करेंगे देसी रजवाड़ों का विलय किस प्रकार भारत में एक समस्या के रूप में था, एक चुनौती के रूप में था। अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। अगले वीडियो में आने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान हमारी चल रही है, उत्तराखंड के प्रत्येक छात्र तक हम सब इन वीडियो को, इन ऑनलाइन क्लास को, ऑनलाइन वीडियो को प्रत्येक छात्र छात्रा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से प्रत्येक छात्र तक ये वीडियो पहुंच जाए तो हमारा जो प्रयास है हम उसको सार्थक और सफल समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।